हरियाणा की हर अपडेट के लिए बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें STV हरियाणा न्यूज। नमस्कार, आपका जिला आपकी खबर लेकर मैं हूं आपके साथ संदीप निरंजन सरकार। बड़ौदा उपचुनाव विधानसभा चुनाव के लिए जो है चुनाव प्रचार आज थम चुका है और इस दौरान सभी प्रत्याशियों के जो उम्मीदवार थे उन्होंने अपने अपने दम पर चुनाव प्रचार किया और जमकर चुनाव प्रचार किया और लोगों से अपने पक्ष में वोट की अपील की। मैदान में डटे तमाम प्रत्याशियों के चुनाव कार्यालयों पर शाम ढलने के साथ ही मतदान की तैयारियां तेज हो गई। बता दें 3 नवंबर को बड़ौदा उपचुनाव के लिए मतदान होने हैं और 10 नवंबर को उपचुनाव का रिजल्ट आएगा। प्रचार का आज अंतिम दिन होने की वजह से सभी राजनीतिक दल अपनी पूरी ताकत मतदाताओं को रिझाने में उन्होंने लगा दी। तो आज जो है चुनाव प्रचार का आखिरी दिन रहा और अब चुनाव प्रचार थम चुका है। 3 नवंबर को वोटिंग होगी। आज आखिरी दिन पर सभी दिग्गजों ने अपने उम्मीदवारों के लिए जमकर चुनाव प्रचार किया और वोट मांगे। इसी के साथ विपक्ष पर भी, विरोधियों पर भी निशाने साधे। एक तरफ जहां बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष OP धनखड़ अपने उम्मीदवार के लिए वोट मांगने चुनावी मैदान में उतरे, तो वहीं दूसरी तरफ पूर्व मुख्यमंत्री और नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा अपने बेटे और राज्यसभा सांसद दीपेंद्र सिंह हुड्डा के साथ चुनाव प्रचार करने पहुंचे और सभी पार्टियों ने इस दौरान जीत का दावा किया। और बड़ौदा का रण जो है 3 नवंबर को वोटिंग होगी। EVM के जरिए उपचुनाव के लिए मतदान किया जाएगा। कोविड-19 के लिए जारी निर्देशों का पालन होगा। मतदान से 48 घंटे पहले सील होंगी जिले की सीमाएं। मतदान केंद्र और आसपास सुरक्षा बलों की होगी तैनाती। तो क्या कुछ इंतजामात हैं उसके बारे में बता रहे हैं। संवेदनशील और अति संवेदनशील बूथों पर भारी सुरक्षा बल तैनात रहेगा। हल्के के 20 गांवों में अति संवेदनशील बूथ घोषित किए गए हैं। मतदान के लिए EVM मशीनों की जांच जो है पूरी हो चुकी है और कोविड महामारी को देखते हुए उठाए गए कई नए कदम। मतदान केंद्रों की संख्या को बढ़ाकर 215 से 285 कर दिया गया है। कोरोना संक्रमण को देखते हुए बूथ पर आशा वर्करों की भी तैनाती इस बार की गई है। मतदाताओं के बीच सोशल डिस्टेंसिंग का विशेष ध्यान दिया जाएगा। उपचुनाव के दौरान 1600 से ज्यादा अधिकारी और कर्मचारी ड्यूटी देंगे। चुनाव ड्यूटी में लाने ले जाने के लिए 70 बसों का प्रबंध किया गया है। 3 नवंबर को बड़ौदा उपचुनाव के लिए मतदान होगा और EVM के जरिए उपचुनाव के लिए मतदान किया जाएगा, जिनके नतीजे 10 नवंबर को सामने आएंगे और कोविड को लेकर खास तौर पर इस बार इंतजामात मजबूत किए गए हैं। और लोकसभा 2019 में बड़ौदा क्षेत्र में किसे कितने वोट मिलते बता दें। उम्मीदवार भूपेंद्र सिंह हुड्डा थे, पार्टी कांग्रेस। वोट मिले थे 65,589। रमेश चंद्र कौशिक बीजेपी से उम्मीदवार थे, 48,941 वोट मिले थे और दिग्विजय चौटाला JJP से उतरे थे मैदान में, इन्हें 6,134 वोट मिले थे। और बड़ौदा सीट के इतिहास के बारे में भी आपको बताया था। साल 1967 में विधायक बने थे आरधारी, पार्टी कांग्रेस थी। 1968 में श्यामचंद विधायक बने थे VIPA से। 1972 में श्यामचंद बने कांग्रेस से। 1977 की जब बात करते हैं तो 1996 में रमेश कुमार समता पार्टी से। 2000 में रमेश कुमार इनेलो से। 2005 में रामफल जो बने थे वो इनेलो से बने थे। 2009 में श्री कृष्ण हुड्डा कांग्रेस से बने और अभी तक श्री कृष्ण हुड्डा ही पद पर तैनात थे। लेकिन उनका निधन होने के बाद बड़ौदा सीट खाली हो गई है, जिसके चलते अब वहां उपचुनाव हो रहा है। तो बड़ौदा सीट पर जो नतीजे विधानसभा 2019 के तो आपको बताए थे। उम्मीदवार थे श्री कृष्ण हुड्डा, पार्टी थी कांग्रेस और वोट जो मिले थे इन्हें मिले थे 42,566। योगेश्वर दत्त भी पिछली बार खड़े हुए थे, बीजेपी से ही खड़े हुए थे, 37,726 वोट लिए थे। भूपेंद्र मलिक JJP से थे, 32,480 वोट लेकर आए थे। योगेंद्र मलिक थे INLD से, 3,145 वोट ही इन्हें मिले थे। तो जो पिछला जो विधानसभा चुनाव था बड़ौदा सीट पर, उसकी जानकारी हमने आपको दी। श्री कृष्ण हुड्डा जीत कर आए थे कांग्रेस पार्टी से। 42,566 मत इन्हें मिले थे। अब सोनीपत लोकसभा सीट के नतीजे बताते हैं। मतलब लोकसभा में क्या जो रुझान रहा था। उम्मीदवार रमेश चंद्र कौशिक थे, बोलबाला बीजेपी का था और पार्टी
वोट 5,87,664 वोट मिले थे। भूपेंद्र सिंह हुड्डा कांग्रेस उम्मीदवार थे, दूसरे नंबर पर रहे थे 4,22,800 वोटों के साथ में। दिग्विजय चौटाला जेजेपी से उतरे थे मैदान में लोकसभा के लिए सोनीपत सीट से और 50,904 वोट इन्हें मिले थे। सुरेंद्र कुमार इनेलो से उतरे थे किस्मत आजमाने, इन्हें 9,149 वोट मिले थे। सोनीपत लोकसभा सीट से अब उतरे थे। हरियाणा दिवस के मौके पर करनाल में पहुंचे थे सीएम मनोहर लाल। उन्होंने जिला स्तरीय खेलकूद कार्यक्रम में शिरकत की। कर्ण स्टेडियम में आयोजित कार्यक्रम के दौरान सीएम मनोहर लाल ने खिलाड़ियों को संबोधित करते हुए कहा कि जिला स्तरीय खेलकूद कार्यक्रम में आयोजन का मकसद अगले साल होने वाले खेलो इंडिया में बेहतर प्रदर्शन करना है। उन्होंने कहा कि इससे पहले गुवाहाटी में हुई खेल प्रतियोगिता के दौरान भी राज्य के खिलाड़ियों ने बेहतरीन प्रदर्शन करके दिखाया था, लेकिन खेलो इंडिया के दौरान और भी बेहतर प्रदर्शन की उम्मीद की जा रही है। खेलो इंडिया कार्यक्रम जो पिछले 3 वर्ष से लगातार चल रहा है अपने देश में किसी न किसी प्रांत में, सौभाग्य की बात है कि 2021 का जो नवंबर दिसंबर में होने वाला खेलो इंडिया का कार्यक्रम है, राष्ट्रीय स्तर का कार्यक्रम है, इसका आयोजन करने की इस बार बारी, ये अवसर हरियाणा को मिला है और हम लोग पंचकुला केंद्रित इस कार्यक्रम का आयोजन करेंगे। वर्ष भर तैयारी करने का आज पहला दिन शुरुआत करने के लिए इसलिए चुना है कि हम अपने नौजवान खिलाड़ियों को पारंगत बना सकें हर किसी खेल में। और पिछली बार गुवाहाटी में हालांकि हमारा दूसरा स्थान रहा था, पर्याप्त मेडल हम लेके आए थे, लेकिन इस बार कैसे हम पहले स्थान पर पहुंच सके और हर खेल में जो मेडल हैं वो हमारे खिलाड़ी लेकर के आ सके, ये हमारी उसमें शुभकामना भी है, इच्छा भी है। उनकी भी खेलों में रुचि बनी रहे तो प्रमुख गांवों के अंदर पार्क कम व्यायामशालाएं ये बनाई हैं 2-2 एकड़ के अंदर, ताकि वहां परंपरागत खेल वो कराए जा सके। हमारे जितने स्टेडियम्स बने हुए हैं गांव के अंदर, बन तो बहुत गए लेकिन उनका संचालन ठीक से नहीं हो रहा था। उनकी सबकी मरम्मत करना, खेलों के आयोजन की व्यवस्था करना, वहां कोच नियुक्त करना, ये काम भी लगातार खेल विभाग के द्वारा चल रहा है। शहरों के अंदर राष्ट्रीय स्तर के, अंतर्राष्ट्रीय स्तर के जो स्टेडियम हैं वो बनाए जा रहे हैं। हरियाणा दिवस पर प्रदेश भर में कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है। हरियाणा दिवस के मौके पर फरीदाबाद के खेल परिसर में प्रतियोगिता आयोजित की गई। इस दौरान कैबिनेट मंत्री मूलचंद शर्मा ने मुख्य अतिथि के तौर पर शिरकत की और खेलों का शुभारंभ किया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि हरियाणा के लोगों ने कभी ये नहीं सोचा था कि हरियाणा कभी इस पायदान पर पहुंचेगा। दूसरे राज्यों के मुताबिक हरियाणा सबसे बेहतर स्थिति में है, जिनमें खेल, स्वास्थ्य और शिक्षा से लेकर सभी कुछ बेहतर है। वहीं खिलाड़ियों को सम्मानित करते उन्होंने कहा कि सीएम मनोहर लाल ने हरियाणा के लोगों को वो दिया है जो किसी ने कभी सोचा नहीं था। पढ़े लिखे युवाओं को बिना खर्ची और पर्ची के नौकरी दी, जिसके साथ हरियाणा प्रदेश आगे बढ़ रहा है। आज हरियाणा दिवस पर सेक्टर 12 में जो खेल स्टेडियम में स्पोर्ट की तरफ से हरियाणा दिवस मनाया गया था और पूरे प्रदेश में खेल के माध्यम से हरियाणा दिवस की आज शुरुआत हुई। और मैं हरियाणा प्रदेश के लोगों को बहुत बधाई, बहुत बात कि हरियाणा के लोगों ने कभी कल्पना नहीं थी जिस समय हरियाणा बना था और आज हरियाणा प्रदेश आज सबसे आगे है, चाहे शिक्षा के क्षेत्र में हो या कृषि के क्षेत्र में हो या उद्योग के क्षेत्र में हो। हरियाणा के लोगों ने मेहनत के साथ अपने प्रदेश को आगे बढ़ाया। और अब बात करते हैं रेवाड़ी की, जहां राव तुलाराम स्टेडियम में 55वां हरियाणा दिवस धूमधाम से मनाया गया। कार्यक्रम में सहकारिता मंत्री ने डॉक्टर बनवारी लाल ने बतौर मुख्य अतिथि के शिरकत की। बनवारी लाल प्रदेश के मुख्यमंत्री मनोहर लाल के कुशल नेतृत्व में हरियाणा के चहुमुखी विकास का श्रेय हरियाणा को जनता को देते हुए उन्होंने कहा
कि हरियाणा दिवस की शुभकामनाएं उन्होंने दी। सहकारिता मंत्री ने कहा कि 54 साल पहले जब हरियाणा को राज्य का दर्जा मिला था तो एक पिछड़ा हुआ इलाका माना जाता था, लेकिन पिछले 54 साल में हरियाणा ने चहुमुखी विकास किया। बनवारी लाल ने कहा कि रेवाड़ी में जल्द ही एम्स बनेगा, जिसका फायदा हरियाणा को नहीं बल्कि साथ लगते राजस्थान को भी मिलेगा। बनवारी लाल ने कहा कि जिले में जल्द ही मिल्क प्लांट लगाया जा रहा है, जिससे रोजगार के अवसर भी बढ़ेंगे। हरियाणा के 55वें स्थापना दिवस और राष्ट्रीय एकता दिवस पर पंचकूला में जिला स्तरीय समारोह का आयोजन किया गया। ये कार्यक्रम सेक्टर 3 स्थित ताऊ देवीलाल स्टेडियम में आयोजित किया गया। इस कार्यक्रम में हरियाणा मंत्री संदीप सिंह ने बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की। मंत्री संदीप सिंह ने कहा कि हरियाणा सरकार सामाजिक व विकासात्मक गतिविधियों में निरंतर उन्नति के पथ पर अग्रसर है और आज हरियाणा की पहचान विश्व स्तर पर कायम है। कार्यक्रम के दौरान पुरुष व महिलाओं की 800 मीटर दौड़ का आयोजन किया गया। दौड़ में प्रथम और दूसरा स्थान पाने वाले खिलाड़ियों को खेल मंत्री संदीप सिंह ने मेडल देकर सम्मानित किया। तो वहीं हरियाणा मेडिकल काउंसिल की तरफ से अंबाला में कोरोना योद्धाओं को सम्मानित करने के लिए कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने बतौर मुख्यमंत्री शिरकत की। कार्यक्रम की शुरुआत कोरोना महामारी में ड्यूटी के दौरान जान गंवाने वाले डॉक्टरों को याद करके की गई। इस दौरान विज ने मंच से कोरोना योद्धाओं को सैल्यूट भी किया। कार्यक्रम में अनिल विज ने मंच से कोरोना काल में बेहतर काम करने के लिए डॉक्टर और उनकी टीम की जमकर सराहना की। विज ने कहा कि उनके हर विभाग ने दिन रात महामारी के खिलाफ जंग लड़ी है। आगे वाल्मीकि जयंती पर वाल्मीकि चौक स्थित मंदिर में रात्रि जागरण का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि श्री बाबा तारा कुटिया के मुख्य सेवक गोविंद कांडा ने शिरकत की। उन्होंने ज्योत प्रज्वलित कर जागरण का शुभारंभ किया। साथ ही उन्होंने सभी उपस्थित श्रद्धालुओं और कार्यक्रम आयोजकों को भगवान वाल्मीकि जयंती की बधाई दी। जागरण में कलाकारों की प्रस्तुति ने श्रोताओं को मंत्रमुग्ध कर दिया। श्री बाबा तारा कुटिया के मुख्य सेवक गोविंद कांडा ने कहा कि महर्षि वाल्मीकि के विचार उपवन की समरसता, समता व सद्भाव की सुगंध से भारतीय संस्कृति महक रही है। उनकी कृति रामायण हमें अन्याय, असत्य और अधर्म के विरुद्ध खड़े होने के लिए प्रेरित करने के साथ ही अपने वचनों पर दृढ़ रहने की शिक्षा भी देती है। गोविंद कांडा ने कहा कि महर्षि वाल्मीकि असाधारण व्यक्तित्व के धनी थे। उनका जन्म अश्विन मास के शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा को हुआ था। महर्षि वाल्मीकि विद्वान थे जिन पर सभी देवी देवताओं की कृपा रही। और बात बल्लभगढ़ की, जहां निकिता हत्याकांड से गुस्साए लोगों ने आज निकिता को न्याय दिलाने और आरोपियों को फांसी की सजा दिलाने की मांग को लेकर महापंचायत का आयोजन किया। इस महापंचायत में हजारों की संख्या में सर्व समाज के लोगों ने हिस्सा लिया। महापंचायत खत्म होते ही भीड़ नेशनल हाईवे नंबर 19 पर पहुंच गई और नेशनल हाईवे नंबर 19 को जाम कर दिया। देखते ही देखते उग्र भीड़ ने आगजनी कर अपना विरोध प्रदर्शन जताया। वहीं भीड़ में से ही कुछ उपद्रवी तत्वों ने आसपास की दुकानों को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की, जिसके बाद पुलिस ने उन्हें बल प्रयोग कर रोकने की कोशिश की, लेकिन भीड़ पुलिस के काबू होते नजर नहीं आई, जिसके बाद भीड़ को तितर बितर करने के लिए लाठीचार्ज का इस्तेमाल करना पड़ा। इस दौरान जहां पुलिस ने कुछ उपद्रवियों पर लाठियां भाजी तो पुलिसकर्मी उग्र भीड़ पर पथराव करते भी नजर आए। एक महापंचायत का आयोजन दशहरा ग्राउंड में किया गया था। उसके बाद कुछ शरारती बच्चे गली में से भी और कुछ पंचायत में से आकर के रोड की तरफ आ गए और रोड पे जाकर के उन्होंने हाईवे को ब्लॉक करने का प्रयास किया। समय रहते पुलिस व्यवस्था पहले लगी हुई थी और उनको वहां से खदेड़ दिया गया।
और सुप्रीम कोर्ट के आदेश और सरकार की सख्ती के बावजूद भी कुछ किसान पराली जला रहे हैं। गोहाना के गांव रूखी में नेशनल हाईवे रोहतक पानीपत रोड के पास पुलिस पीसीआर होने के बावजूद भी किसान पराली जलाते हुए पाए गए। पूरे मामले को लेकर सहायक कृषि अभियंता नवीन हुड्डा ने बताया कि किसानों द्वारा धान की पराली जलाने को लेकर पाबंदी लगाई हुई है। जो भी किसान धान की पराली जलाता पाया गया उसके खिलाफ कार्रवाई की जाती है। वहीं डॉक्टरों का कहना है कि प्रदूषण बढ़ने से कोरोना के मरीजों की संख्या बढ़ने का अंदेशा है। लोगों से अपील की जा रही है कि पराली ना जलाएं। वहीं किसानों का कहना है कि पराली से प्रदूषण नहीं फैलता बल्कि वाहनों और फैक्ट्रियों के धुएं से प्रदूषण फैलता है। विभाग की तरफ से पराली जलाने पर पूर्ण रूप से जो है रोक लगा दी गई है और किसानों को कि वो पराली में आग ना लगाएं, इसके लिए विभाग की तरफ से जो है गांव-गांव जाकर किसानों को जागरूक किया जा रहा है कि भी पराली में आग ना लगाकर जो हमारे कस्टम हायरिंग सेंटर सोनीपत जिले में 140 हैं, उनमें जो उपलब्ध फसल अवशेष संबंधी कृषि यंत्रों का किराए पर लेकर ज्यादा से ज्यादा उसको अपने खेतों में चलाएं और फसल का अवशेषों का प्रबंधन करें। ये बदलता हुआ मौसम है और इस टाइम पे हम देखते चले आ रहे हैं कि काफ़ी खांसी जुकाम बुखार के मरीज होते हैं बदलते मौसम की वजह से और इन्फेक्शन के चांसेस भी ज़्यादा हैं। और जैसे कि पोल्यूशन ज़्यादा है, उधर से दिवाली का त्यौहार बिल्कुल नज़दीक है और पंजाब की साइड पे जैसे पराली भी जलाई गई है, तो पोल्यूशन ज़्यादा होने की वजह से जो पुराने हमारे दमे के मरीज हैं या एलर्जी के मरीज हैं उनको समस्या बढ़ सकती है। ये कोविड का भी हमारे ऊपर कहर टूटा हुआ है। हालांकि हम अच्छी तरह इससे लड़ रहे हैं, पूरा डट के सामना कर रहे हैं, लेकिन फिर भी और नालनौल में शराब ठेकेदारों की मनमानी लगातार जारी है। हरियाणा बॉर्डर पर लगने वाले शराब के ठेके नियमों को ताक पर रखकर पूरी रात खुले रहते हैं। आलम यह है कि इन लोगों को प्रशासन का बिल्कुल भी डर नहीं। जब सेल्समैन से इस बारे में पूछा गया तो उसने भी साफ कहा कि उन्हें प्रशासन से किसी तरह का कोई मतलब नहीं, जो ठेकेदार कहेगा वही वो लोग करेंगे। का मेन चौराहे का शराब का ठेका है जो रोजाना खुल जाता है। हमने कल भी तस्वीरों में दिखाया था। आज फिर हम 7:30 बजे पहुंचे हैं और फिर सेल्समैन से ही पूछेंगे कि आखिर उन लोगों को क्या कोई कार्रवाई नहीं करता या डर नहीं लगता। भाई शराब मिल जाएगी? हेलो, आज फिर आपने 7:30 खोल दिया? अभी खोल नहीं भाई, अभी आए। टाइम कितने बजे का है? टाइम का नहीं पता आपको कितने बजे का है? टाइम नहीं मालूम? मतलब 9 बजे से पहले खोल लेते हो? अरे अभी भाई खोल लो, ये बाहर दिखा रहे हैं। टाइम पूछ रहा हूँ क्या हुआ है? ये वो माशे हैं जो कल रात को महंगे दामों पर शराब बेच रहे थे। अब सुबह फिर नियमों की उल्लंघना करते हुए इन्होंने यहां पर फिर ठेकों को खोल लिया है, लेकिन प्रशासन को शायद यह भी नजर नहीं आता, जबकि मेन चौराहे पर है। आपका जिला आपकी खबर में मेरे साथ इतना ही।